जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान आपस में राइवलरी के लिए या दुश्मनी के लिए मशहूर है, उसी तरह से इजराइल और ईरान भी एक दूसरे से दुश्मनी के लिए मशहूर हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये जो दुश्मनी है ये हमेशा से नहीं थी और एक समय ऐसा भी था जब इजराइल और ईरान दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों एक दूसरे के बहुत ही महत्वपूर्ण एलाइज थे। ये समय था 1979 का पहले का। ऐसा क्या हुआ आखिर ईरान में जो 1979 के पहले का ईरान और आज 2026 का ईरान, ये दो इतने अलग ईरान हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फेयर और आज हम समझेंगे कि ये दो ईरान बने कैसे। तो ईरान हमेशा से ईरान नहीं था। ईरान 1979 के पहले था पर्शिया। समय के साथ वहां पे इस्लामिक इन्वेजन बढ़ा, वहां पे इस्लामिक डेमोग्राफी और बढ़ी और 1979 में फाइनली ईरान को बनाया गया एक इस्लामिक स्टेट। वो बात अलग है, 100% वो पूरा इस्लामिक मुल्क नहीं है। वो डोमिनेट किया गया है शिया मुसलमानों द्वारा और जहां पे करीब करीब 5% ही सुन्नी मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी 1979 में वो बना इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान। प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो अगर बहुत ही कम शब्दों में कहा जाए तो 1979 के पहले का ईरान और आज 2026 का ईरान, दोनों ईरानों में ये जो फर्क है ये इसलिए है क्योंकि इसके 3 रीजंस। पहला रीजन है जो पर्शिया था उसका इन्फ्लुएंस आज भी ईरान पे है। दूसरा रीजन ये है कि जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ और फाइनली आज जो एक इस्लामिक स्टेट है उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और तीसरा रीजन है वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड में 2010 के आसपास ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पूरी तरह से बदल गए, चेंज हो गए और इकोनॉमिकली वो एकदम बर्बाद सा हो गया। तो ईरान के डाउनफॉल की कहानी फाइनली शुरू हुई 2009 में। हालांकि 2009 के पहले भी इस्लामिक स्टेट जब वो 1979 में बना, उसके बाद भी इंटरनली ईरान काफ़ी दिक्कतों से जूझ रहा था। वहाँ पे उनके लोग, जो उनके लोकल सिटीजन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। लेकिन एक्चुअल डाउनफॉल ईरान का शुरू हुआ 2009 में, जब यूएस ने उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। अकेले यूएस ने ये काम नहीं किया, यूएस, यूके और इजराइल ने मिलके यूएन के साथ इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर कि वो इकोनॉमिकली बिल्कुल ही बिखर गया। ये सैंक्शंस लगाने का जो सबसे बड़ा रीजन देता है वेस्टर्न वर्ल्ड, वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ऐसा कहा जाता है कि ईरान अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड को ये एक खतरे का संकेत लगा। उनको लगा कि पहले ही मिडिल ईस्ट में इजराइल न्यूक्लियर पावर है और मिडिल ईस्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो अगर एक और न्यूक्लियर पावर आ गई वहाँ पे तो वो रीजन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। कभी भी किसी भी तरह की वहाँ लड़ाई हो सकती है। और हाँ, अगर ईरान एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर हो जाता है और वहाँ पे क्योंकि ऑयल भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, तो यूएस और यूके की पावर को डायरेक्ट टक्कर मिलेगी। और साथ ही साथ इजराइल और ईरान की बिल्कुल बनती नहीं और इजराइल बेस्ट फ्रेंड है यूएस का। तो अपने दोस्त का साथ देने के लिए भी, इजराइल का साथ देने के लिए भी यूएस, यूके ने फाइनली इजराइल के साथ मिलके ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस लगाए कि वो करीब करीब इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी किसी भी कंट्री के साथ किसी भी तरह का बिजनेस करने के लायक ही नहीं था। वो इतना ज्यादा दब चुका था कि जो उसका एक लौता बैकबोन था, ऑयल ही वो कहीं ट्रेड नहीं कर पा रहा था, ना वो कुछ एक्सपोर्ट कर पा रहा था और अगर इंपोर्ट करता भी था तो वो इतना ज्यादा महंगा होता था कि उसकी बिल्कुल कमर ही टूट जाती थी। तो अर्ली 2000s में हुआ ये कि इजराइल, यूके और यूएस के हिसाब से ईरान अंदर ही अंदर बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा था। सबसे पहली चीज जो ईरान कर रहा था वो था यूरेनियम एनरिचमेंट। ईरान ने अपने यहाँ बहुत सारी यूरेनियम एनरिचमेंट के प्लांट्स बना रखे थे, जहां वो लो ग्रेड यूरेनियम को एनरिच करके हाई ग्रेड यूरेनियम में बदलता था।
और इस यूरेनियम का यूज करके वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो बना ही रहा था, साथ में वो न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहा था और इस तरह के यूरेनियम को यूज करके वो न्यूक्लियर वेपन्स भी डेवलप कर रहा था। दूसरी चीज ये थी, जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम वो अंदर ही अंदर चला रहा था वो कंसील करके रख रहा था, वो बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करता था। तो इसको भी एक बहुत बड़ा थ्रेट की तरह देख रहा था यूएस और यूके। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तीसरी चीज ईरान जो कर रहा था वो था यूरेनियम की स्टॉक पाइलिंग, मतलब वो अपने देश में यूरेनियम बहुत इकट्ठा कर रहा था या जमा कर रहा था। लो ग्रेड यूरेनियम लेके उसको एनरिच करके वो अपने यहाँ रखता था। इसको भी यूएस और यूके ने एक तरह से इस तरह से समझा कि ये यूरेनियम अपने यहाँ जो जमा कर रहा है इससे वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। इसके बाद ईरान ने जो एक और चीज करी वो थी हैवी वाटर रिएक्टर्स का यूज करता था। अब हैवी वाटर रिएक्टर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके ईरान प्लूटोनियम बनाता था। प्लूटोनियम एक और ऐसा मटेरियल है जो न्यूक्लियर वेपन्स में बहुत ज्यादा यूज होता था। तो अगेन इट वाज वन मोर थ्रेट। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसने ये सैंक्शंस को एक्चुअली लगाने पे मजबूर किया यूएस और यूके को, वो था ईरान ने बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप कर ली थी। ये मिसाइल्स कभी भी कहीं भी छोड़ी जा सकती थी न्यूक्लियर पावर की वजह से, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था। इसीलिए इन सारी चीजों ने साथ में मिलके और इजराइल की वजह से ये सैंक्शंस यूएस और यूके को लगाने में मजबूर किया और फाइनली ईरान कहीं भी ट्रेड करने के लायक नहीं बचा। अब ये जो इजराइल का बार बार नाम आ रहा है, ये नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि 1979 के पहले ईरान या फिर कहें कि पर्शिया और इजराइल बहुत ही अच्छे मित्र थे, दोस्त थे। ये मित्रता इसलिए थी क्योंकि इजराइल में भी बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन था और प्री ईरान में, मतलब कि 1979 के पहले ईरान में बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस था, वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज्यादा था। एक ये कॉमन थ्रेड था, एक कॉमन आप कह सकते हैं डोमेन था, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन 1979 में जब ईरान में इस्लाम रेवोल्यूशन हुआ, इस्लाम हमेशा से ही इजराइल के अगेंस्ट है, पैलेस्टीन की वजह से। जहां पे इजराइल आज का बना हुआ है वो एक तरह से एक लड़ाई झगड़े का एक जमीन है, क्योंकि इस्लाम उसको अपना मानता है और वो ज्यूइश को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो ज्यूइश को मान्यता नहीं देता है। एक तरह से वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता है अगर हम इस्लाम की बात करें। और क्योंकि ईरान बन गया था इस्लामिक स्टेट, तो जो पहले घनिष्ठ मित्रता थी वो एक बहुत बड़ी दुश्मनी में बदल गई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान अब बन चुका था इस्लामिक स्टेट। ईरान ने पैलेस्टीन और इजराइल जो फाइनली बनाए गए थे, जैसे इंडिया और पाकिस्तान बना था वैसे ही पैलेस्टीन भी बनाया गया था इजराइल में से ही, और जितने भी इस्लामिक मेंबर्स थे वो पैलेस्टीन में चले गए थे। ईरान ये कहता था कि हम ये जो टू कंट्री थ्योरी है, ये जो दो कंट्रीज बनाई गई है, हम इसको मानते ही नहीं है, और हम ये कहते हैं कि मेडिटेरियन सी से लेके जॉर्डन रिवर तक ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा इस्लामिक जगह है, पैलेस्टीन की जगह है, और इजराइल की एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, हम इजराइल की एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं हैं। इस लेवल की हेट्रेट है ईरान में अब इजराइल के लिए, और यही कुछ वजहें हैं कि इजराइल बिल्कुल अगेंस्ट है ईरान के। और इजराइल की जो भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और इंटरेस्ट है यूएस के साथ, उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए यूएस ने, यूके ने यूएन की मदद से इतने ज्यादा सैंक्शंस लगाए ईरान पे। तो न्यूक्लियर पावर का थ्रेट तो डेफिनेटली था ही था, और वो सबसे बड़ा रीजन भी था, लेकिन इजराइल का होना भी एक बहुत बड़ा रीजन था जो ईरान के ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए। अब अगर यूएस और इजराइल के परसेप्शन से समझें, अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता तो जो पूरा मिडिल ईस्ट रीजन है उसमें पावर इम्बैलेंस बहुत क्रिएट हो जाता। तो ईरान में अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते तो ईरान एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता इजराइल के लिए और यूएस के लिए। ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए होता है कि ईरान इजराइल को मानता है स्मॉल सेटन और यूएस को मानता है बिग सेटन, मतलब कि छोटा शैतान और बड़ा शैतान। इसको मद्देनजर रखते हुए अगर न्यूक्लियर पावर ईरान बन जाता तो सबसे बड़ा खतरा होता उसके नेबर इजराइल को, और उसके बाद खतरा होता यूएस को। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स आने के बाद
जो ईरान के एक तरह से मिलिटेंट ग्रुप्स हैं हमास और हिजबुल्लाह के रूप में लेबनान और गाजा में, उनके पास भी एक तरह से न्यूक्लियर पावर आने की एक उम्मीद थी। अगर ये हो जाता तो पूरा जो नक्शा है मिडिल ईस्ट का वो बदल सकता था। अगर ईरान न्यूक्लियर स्टेट बन जाता तो जो रीजन में और लीडर्स हैं, जैसे कि सबसे बड़ा नाम आता है सऊदी अरेबिया का, इसके बाद आपका टर्की है, इजिप्ट है, इन सब ने भी बोल दिया था कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना, जो एक शिया डोमिनेंट स्टेट है, तो अरब, सऊदी अरब और उसके आसपास की जगहें जो सुन्नी डोमिनेंट है, उन्होंने भी धमकी दी कि फिर हम भी न्यूक्लियर पावर बनेंगे। क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूक्लियर पावर बनने की बात नहीं थी, यहाँ पे आइडियोलॉजी, रिलीजन और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि शिया और सुन्नी की बात भी आ रही थी। ये साफ साफ सऊदी अरेबिया ने क्लियर कर दिया था कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अगर ईरान ने न्यूक्लियर पावर बना तो हम भी न्यूक्लियर पावर बनेंगे। इसके बाद बाकी जगहें भी पीछे न रहती और एक साथ बहुत बड़ी बड़ी न्यूक्लियर पावर्स आ जाती। इसके साथ ही साथ अगर ईरान बन जाता एक न्यूक्लियर पावर, तो बहुत बड़ी एक ये आशंका है कि न्यूक्लियर टेररिज्म बहुत बढ़ जाता, क्योंकि ईरान में अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़े टेरर ग्रुप्स हैं और उनके हाथ में भी ये न्यूक्लियर पावर आ जाती। और अगर ये न्यूक्लियर पावर उनके हाथ में आ जाती तो वर्ल्ड लेवल पे जो आज टेररिज्म है, आप इमेजिन कीजिए, वो न्यूक्लियर टेररिज्म में बदल जाता और हमारी इस धरती पे पूरा नक्शा ही बदल गया होता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग इंसाइट्स और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, डिस्कशंस चाहते हैं और हमें और मोटिवेट करना चाहते हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अब ये सैंक्शंस को लगाने के पीछे न्यूक्लियर पावर की दिक्कत बिल्कुल एक बहुत बड़ा रीजन था, इजराइल की दिक्कत ये भी बहुत बड़ा रीजन था, और एक और ये रीजन था कि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं ईरान में और वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो है इजराइल और ईरान के बीच का जो कई सालों पुराना कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस्लामिक स्टेट होने की वजह से। तो इजराइल में जो भी टेररिज्म होता है हमास और हिजबुल्लाह की वजह से, उसको फाइनेंशियली, पॉलिटिकली हर तरह से सपोर्ट करता है ईरान। एक तरह से ईरान ने ही इन ग्रुप्स को बनाया है। अगर हम बात करें बाकी जो भी दिक्कतें हैं मिडिल ईस्ट में, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ ईरान का होता है। फॉर एग्जाम्पल सीरिया ही अगर लिया जाए तो सीरिया में जो सिविल वॉर हुआ, उसमें जो सबसे बड़ा रीजन था, जो आजाद रिजीम था, उनको सपोर्ट करता है ईरान, जिन्होंने एक्चुअली पूरा अनरेस्ट किया था। और इस आजाद रिजीम के अगेंस्ट जो अपोजिंग फोर्सेस थे, उनको सपोर्ट करता है पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड। तो एक तरह से यहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे ईरान और वेस्टर्न वर्ल्ड। इसी तरह बात होती है यमन में भी। यमन में भी जो सिविल वॉर हुआ था, उसमें जो एक्चुअल इंस्टिगेटिंग फैक्टर्स थे, जो यमन में हतोई रिबल्स के नाम से सिविल वॉर की जो पूरी वजह थी, उसको सपोर्ट करता था ईरान, और उनके जो अपोजिंग ग्रुप्स थे उनको अगेन सपोर्ट करता था वेस्टर्न वर्ल्ड। इसके अलावा ईरान सपोर्ट करता है शिया बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स को, जो इराक में और सीरिया में बहुत ज्यादा हरकत में है। इसको अपोज करता है वेस्टर्न वर्ल्ड और उनकी कोलिशंस, जो फ्रेंडशिप है सऊदी वगैरह के साथ। ये सऊदी वाला जो अरब रीजन है, ये है पूरा सुन्नी डोमिनेंट। तो ये पूरा जो डिस्टेबलाइजेशन है इस मिडिल ईस्ट के रीजन में, इसका बहुत बड़ा रीजन है ईरान, ऐसा बोलता है यूएस और सुन्नी डोमिनेटेड एरियाज मिडिल ईस्ट के। अब ये सैंक्शंस होने के बाद ईरान ने एक और काम किया। ईरान ने वेस्टर्न वर्ल्ड को ये धमकी दी, ये चैलेंज किया कि अगर उन्होंने सैंक्शंस को कंटिन्यू रखा तो एक पैसेज है पतला सा, जो कनेक्ट करता है लैंड को ओशन से, जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही पैसेज है जो ओशन में जाके फाइनली जो ऑयल का ट्रेड होता है उसको लॉजिस्टिक्स सप्लाई करता है। वहां से फाइनली ट्रेड शुरू किया जाता है, ऑयल को हर जगह भेजा जाता है। तो ईरान ने बोला कि इस पैसेज को वो परमानेंटली बंद कर देगा अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए रखे। इसको ही रोकने के लिए फिर फाइनली यूएस ने अपनी मिलिट्री पावर को ईरान और आसपास के एरिया में भेजना शुरू किया,
और वहां का कंट्रोल लेने की कोशिश करा ताकि ये पैसेज ईरान बंद ना कर सके। अभी जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, ये सैंक्शंस स्पेशली डिजाइन किए गए थे ईरान को इकोनॉमिकली तोड़ने के लिए, और इसका साफ साफ इम्पैक्ट भी ईरान की इकोनॉमी ने झेला। सबसे पहले तो जो ईरान की करेंसी थी उसका डिवैल्यूएशन हुआ बहुत ही बुरी तरह, क्योंकि उसके ऊपर इतने सैंक्शंस हो गए थे। ईरान ऑयल एक्सपोर्ट से अर्निंग्स कर नहीं पा रहा था। इसके अलावा उसके ऊपर बहुत ज्यादा लिमिट्स लगाए गए कि वो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था। उस वजह से डॉलर का इनफ्लो ही नहीं हो पा रहा था। इन सारी वजहों से जो इंपोर्ट का कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा हाई हो गया था, और फाइनली रियाल की वैल्यू, ईरानियन रियाल की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई। अगर आज के समय में हम समझें तो $1 के अगेंस्ट 1.92 मिलियन रियाल की वैल्यू है। इतना ज्यादा गिर चुका है, डिवैल्यूएशन हो चुका है ईरानियन रियाल का सैंक्शंस की वजह से। दूसरी चीज जो इन सैंक्शंस ने की ईरान में, वो था ट्रेड डेफिसिट कर देना। इसका मतलब जो भी एक्सपोर्ट्स करता था ईरान, वो थे ऑयल के ही रूप में। उसके ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस हो गए, जिस वजह से ईरान का जो ऑयल बेच के एक्सपोर्ट करके जो रेवेन्यू था वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया। उसके बाद सैंक्शंस लगाए गए ईरान के इंपोर्ट्स के ऊपर भी। इस वजह से इंपोर्ट्स का जो कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ईरान में जो एसेंशियल गुड्स की भी अवेलेबिलिटी थी वो बहुत कम हो गई, और महंगाई अपने चरम पे पहुंचने लगी। और तीसरी चीज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इतने ज्यादा सैंक्शंस लगने के बाद जो इनफॉर्मल ट्रेड होने लगी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसीज बढ़ गई, बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगी, बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया, और फाइनली पूरी ट्रेड अच्छी तरह से खत्म होने की कगार पे आ गई। सैंक्शंस की वजह से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट खत्म हो जाने की वजह से एक तरह से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया था कंट्री में, ईरान के अंदर। इस वजह से जो बेसिक गुड्स थी उनका भी पैसा, बहुत ज्यादा महंगाई अपने चरम पे पहुंच गई थी, और मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की परचेजिंग पावर बिल्कुल खत्म सी हो गई थी। इन सारे चीजों को खत्म करने के लिए ईरान को अपनी प्रिंटिंग पावर, मनी प्रिंटिंग पावर बढ़ानी थी, और उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने अगेन बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा, और फाइनली सबसे ज्यादा सफर किया वहां के सिटीजन्स ने, जिनकी परचेजिंग पावर दिन पर दिन खत्म होती गई, और वहां पे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पे पहुंचने लगा। ऑयल डिपेंडेंट कंट्री होने की वजह से और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के ऊपर सैंक्शंस लगने की वजह से ज्यादातर जो जॉब्स थे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ही बेस्ड थे, और ये सारे जॉब्स खत्म ही हो चुके थे। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों ही अपने चरम पे पहुंच चुके थे, और पब्लिक बिल्कुल खून के आंसू रोने लगी थी। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब था कि देश में नौकरियां थी ही नहीं, और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब था कि जो भी नौकरियां थी वो बिल्कुल ही कम पैसा देती थी, और जो स्किल्स का एक्चुअल यूटिलाइजेशन होना था वो बिल्कुल ही ना के बराबर हो रहा था। मतलब अंडर एम्प्लॉयड जो लोग थे वो अंडर पेड थे, और उनकी स्किल यूटिलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट जीरो थी। इन सैंक्शंस ने ईरान की आम पब्लिक को किस तरह से परेशान किया था, ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि नवंबर 2022 में जो बेसिक फूड और बेवरेज होता है उसका प्राइस करीब 68% बढ़ गया था 2021 नवंबर के कंपैरिजन में। मतलब अगर कोई चीज 10 रुपए की मिल रही थी 2021 नवंबर में, तो वही चीज 16 से 17 रुपए की हो चुकी थी 2022 नवंबर में। इसके अलावा अनियन है, टमेटो है, ये जो बेसिक कुकिंग एमिनिटीज हैं एक ईरानियन घर में, इसका प्राइस भी करीब 16% बढ़ चुका था 2022 नवंबर में, अगर हम कंपेयर करें उसको 2022 अक्टूबर से। एक महीने के अंदर ही 16% का इंक्रीज हो जाना इन्फ्लेशन रेट में, वो भी बेसिक एमिनिटीज के ऊपर, ये वहां के सिटीजन्स के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा था। अब ईरान की आम पब्लिक भी कुछ सेक्टर्स में, कुछ डिविजन्स में बटी हुई है। जो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं ईरान में, वो ये मानते हैं कि जो भी दिक्कतें चल रही हैं ईरान में इंटरनल लेवल पे, वो वेस्टर्न वर्ल्ड का एक तरह से आउटपुट है। ये एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं जिसकी वजह से ईरान आज को डूब रहा है।
ये जो पूरा जो इंटरनल सोसाइटी है ईरान में, उन्होंने किस तरह से इन सैंक्शंस को अपनाया और किस तरह से इन सैंक्शंस के साथ डील किया, वो ये बताता है कि किस तरह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इस्लामिक रेवोल्यूशन का और वहां की पॉलिटिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी का। ईरान में कुछ इस्लामिक कम्युनिटीज और थिंकर्स ये मानते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने उनके ऊपर जो भी सैंक्शंस लगाए हैं, ये इस डर से लगाए हैं कि इस्लाम का कहीं ग्रोथ ना हो जाए, कहीं एक्सपेंशन ना हो जाए। तो उनका ये मानना है कि वेस्टर्न वर्ल्ड इस्लाम का ग्रोथ और एक्सपेंशन से डरता है और उसको रोकने के लिए उन्होंने ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस लगाए। इन सैंक्शंस का सामना करने के लिए ईरान की लोकल पब्लिक ने इस्लामिक टीचिंग्स का एक तरह से सहारा लिया। तो इस्लाम ये बोलता है कि आपको जो भी अपने परचेजेस हैं, जो भी अपनी स्पेंडिंग है, उसको बहुत ही लिमिटेड रखना चाहिए। सैंक्शंस की वजह से वैसे भी उनकी जो लोकल पब्लिक है, उनकी स्पेंडिंग पावर बिल्कुल ही लिमिटेड हो चुकी है और वो बिल्कुल एसेंशियल चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को खरीद पाते हैं। तो एक तरह से वो ये मानते हैं कि इस्लामिक लॉ के अंडर वैसे भी हमको अपनी स्पेंडिंग बहुत ही लिमिटेड रखनी चाहिए और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही खरीदना चाहिए, और इन सैंक्शंस की वजह से हम वही कर भी पा रहे हैं। पर ये पिक्चर जितनी ब्यूटीफुल पेंट की जा रही है ईरान की पब्लिक द्वारा या ईरान की गवर्नमेंट द्वारा, ये इतनी सुंदर है नहीं। अगर अभी की स्थिति को हम देखें तो हमें ये समझ में आता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर आ तो रहा है ईरान के ऊपर। इस वक्त ईरान बहुत ही दिक्कतें महसूस कर रहा है अपनी इस्लामिक वैल्यूज को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत आ रहा है। वहां के लोग देख पा रहे हैं कि बाहर के लोग कितने खुले हुए हैं, सेक्युलरिज्म कितना है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कितनी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितना है, कितना फ्रीडम है। ये सारी चीजों को देखते हुए अंदर ही अंदर इस्लामिक प्रिंसिपल्स को बेस बना के ये कंट्री जिस तरह से एक तरह से बंद होके जीना चाहती थी, रहना चाहती थी, अब वो हो नहीं पा रहा है। अब इस कंट्री को बहुत सारे रिवोल्ट्स देखने पड़ रहे हैं अगेंस्ट इस्लामिक रेवोल्यूशन। इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है ईरान में भी। एक्सटर्नल पावर फिर से उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही हैं, क्योंकि ईरान में इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अंदर ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा हनन हो रहा है और वहां पे सेक्युलरिज्म बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की चीजों को देखते हुए ईरान की पब्लिक अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है और ये जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को प्रिजर्व करने की बात थी, वो एक तरह से अपने रूट्स से हिलना शुरू हो गई है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हमने रिसेंटली देखे भी हैं। जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी चल रही है ईरान में, वो इन सारी चीजों का ही एक तरह से आउटकम है। अगर सबसे रीसेंट इंसिडेंट्स को एनालाइज किया जाए तो जो प्रोटेस्ट शुरू हुए 28 दिसंबर 2025 से ईरान में, वो प्रोटेस्ट थे जो भी इकोनॉमिक लेवल पे ईरान गिर रहा है, जो भी इन्फ्लेशन हो रहा है और जो भी ईरान की रियाल की वैल्यू बुरी तरह से डिग्रेड हो रही है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए ईरान की पब्लिक ने जो रिवोल्ट करना शुरू किया है, वो आज की तारीख में भी चल रहा है। ये जो रिवोल्ट है, ये ईरान की हिस्ट्री का 1979 के बाद सबसे बड़ा रिवोल्ट है, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है जो वहां की आम पब्लिक कर रही है। अब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के बाद विमेन राइट्स बहुत ज्यादा हैम्पर हुए थे। हमेशा से ही विमेन राइट्स हैम्पर हो रहे थे और हमेशा से ही ईरान की विमेन इनके अगेंस्ट आवाज उठा रही थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा केस हुआ सितंबर 2022 में, जब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ और पुलिस की कस्टडी में एक औरत की डेथ हो गई। उस औरत का नाम था माशा अमीनी। उसकी डेथ कस्टडी में सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि पुलिस ने उसको मोरालिटी के ऊपर क्वेश्चनिंग की, उसके ऊपर अत्याचार किए। इसको देखते हुए पूरे ईरान में विमेन राइट्स, विमेन इक्वालिटी और विमेन की लाइफ को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। इसको देखते हुए ईरान की जो गवर्नमेंट है, उसने बहुत ज्यादा लोगों को मरवाया, बहुत सारी किलिंग्स हुई, मर्डर्स हुए, ओपन मर्डर्स हुए, सड़क पे लोगों को मारा गया और कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन विमेन राइट्स को बढ़ाने के लिए ईरान, द इस्लामिक स्टेट ने कोई बहुत ज्यादा कदम उठाए नहीं।
इसी का नेक्स्ट स्टेप हमने अभी बहुत रीसेंट देखा, पिछले साल आखिरी में आते आते, जब फाइनली ईरान में बुर्का बैन हुआ और इसको देखा गया अ स्टेप टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी। हालांकि अभी भी ईरान को बहुत लंबा सफर तय करना है इस डायरेक्शन में, लेकिन इसको एक कदम आगे बढ़ते हुए जरूर देखा जा रहा है। इससे थोड़ा सा और पीछे चले तो नवंबर 2019 को कहा जाता है ब्लडी नवंबर ईरान में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैंक्शंस की ही वजह से, वेस्टर्न प्रेशर की ही वजह से, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन की वजह से ईरान की गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइस 200% बढ़ा दिए रातों रात। इसके अगेंस्ट में वहां की पब्लिक ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए। रातों रात बैंक्स को, गवर्नमेंट बॉडीज को, इंस्टीट्यूशंस को आग लगा दी गई लोकल पब्लिक द्वारा। इसके अगेंस्ट भी फिर वहां पे बहुत सारी मास किलिंग्स हुई और हजारों प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया, कई 100 लोगों की जान भी गई। कुछ इसी तरह के प्रोटेस्ट 2009 पे भी देखे गए थे, जब फूड प्राइस बढ़ने की वजह से लोकल जो वहां की सिटीजन्स हैं, जो पब्लिक है, वो फिर से प्रोटेस्ट कर रही थी क्योंकि फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ये भी एक आउटकम ही था वेस्टर्न सैंक्शंस का ही। तो इस तरह के ब्लडी प्रोटेस्ट हमेशा से ईरान में हो रहे हैं और इनका बहुत बड़ा जो एक रीजन है वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो सैंक्शंस लगाए हैं, जो इकोनॉमिकली ईरान को तोड़ दिया गया है और डिप्लोमेटिक लेवल पे जो आइसोलेट कर दिया गया है, ट्रेड करने से बिल्कुल उसको रोक दिया गया है, ये सारे जो प्रोटेस्ट हैं और जो इंटरनल स्टेबिलिटीज हैं, ये उन्हीं का एक आउटकम है। और आज भी ईरान, आज के समय में 2026 में भी जो न्यूज में है, जो भी वहां पे इंटरनल स्टेबिलिटीज हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो वहां के यंगस्टर्स और लोकल पब्लिक उठ उठ के ऊपर आ रही है, बाहर आ रही है, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही है, ये सारी चीजें जो शुरू हो गई हैं, ये एक तरह से इन सैंक्शंस का ही एक आउटकम है। इसी तरह की और लेटेस्ट इंटरेस्टिंग इंसाइट्स के लिए, वीडियोस के लिए, सिनेरियोस के लिए, प्लीज टू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।